नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। अब बात कर रहे हैं, डराने लगा है ओमिक्रॉन क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। देश में तेजी से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है। रविवार को एक दिन में 17 नए केस सामने आए हैं। जयपुर की बात करें तो कल 9 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में 7 मरीज मिले हैं और वहीं राजधानी दिल्ली में एक मरीज के साथ ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। राजधानी दिल्ली अभी तक अछूती थी, लेकिन यहां पर भी एक जो मामला है वो कंफर्म हो गया है। कल के ओमिक्रॉन विस्फोट के साथ ही देश में फिलहाल ओमिक्रॉन के 21 मामले हो गए हैं। कुल संख्या 21। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सख्त गाइडलाइन जारी कर रही हैं, बना रही हैं। हाई रिस्क वाले देशों से आने वालों पर सख्त निगरानी की जा रही है। संदिग्ध मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराए जा रहे हैं। सूत्रों का यह दावा है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वैक्सीन के बूस्टर डोज की तैयारी पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। मांडविया ने हाई रिस्क वाले देशों से आने वालों की टेस्टिंग फैसिलिटी का जायजा लिया है और इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि अब तक दुनिया के 43 देशों तक ओमिक्रॉन फैल गया है और दिल्ली ने LNJP अस्पताल में मरीजों के लिए 500 बेड्स की व्यवस्था की है और जिससे कि संदिग्ध मरीजों का इलाज किया जा सके। दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील भी की है। 4 तस्वीरें आपके सामने, इसलिए न्यूज़ 24 भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जो गाइडलाइन जारी की गई है नई, उसके मुताबिक ही अपना जो डेली का रूटीन है उसको बनाए। 3 चीजें आपको करनी है, मास्क लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है आपको। सबसे बड़ी स्पेशल तैयारी तो ये है कि किसी भी तरीके से इसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। इसीलिए एयरपोर्ट पे जो भी अफेक्टेड कंट्री से लोग आ रहे हैं 100% लोगों का टेस्ट वहीं पर किया जा रहा है। जिसमें भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उसको तुरंत आइसोलेट किया जाता है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। सर, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि सख्ती आपने कहा था, देखो मैंने बताया ना, सबसे पहले तो आएगा तो एयरपोर्ट से ही, विदेशों से आएगा तो रास्ता तो कोई और है नहीं, तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ही एक इंसान को चेक किया जा रहा है और सबका टेस्ट किया जा रहा है। जो भी पॉजिटिव पाया जाता है उसके बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। तो अभी सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना का ही नया स्वरूप है डेल्टा प्लस के बाद अब ओमिक्रॉन आ गया है। इसके अलग लक्षण हैं, इसीलिए आपको और ज्यादा सावधानी बरतनी है। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एल तोमर आपको नजर आ रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर यतिन मेहता आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर। डॉक्टर राजीव रंजन पीडियाट्रिशियन है मदरहुड हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में। और मेरे 2 सहयोगी पल्लवी झा दिल्ली से और KJ श्रीवत्सन जयपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, अब ये केस बढ़ रहे हैं, 21 हो गए हैं भारत में इसकी संख्या जो कंफर्म है। ये डराने वाली बात है। क्या सरकार के स्तर से और कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हम उस सिचुएशन का सामना ना करें जो डेल्टा प्लस में हमने की है? बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से सेकेंड वेव में हालात थे वही हालात आगे ना आ जाए, इसके लिए तमाम कवायदे सरकार की तरफ से की जा रही है। जहां तक आपने जानकारी दी कि देखिए कल जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो एयरपोर्ट गए थे ताकि वहां पर जो RT-PCR टेस्टिंग है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और तकरीबन 35 मशीन्स को इंक्रीज किया गया है ताकि जो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग टाइम है उसको घटाकर आधे घंटे से और कम कर दिया जाए, क्योंकि हाई रिस्क जो कंट्रीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। तो ऐसे में स्क्रीनिंग जो है एयरपोर्ट्स पर काफी लेंथी ना हो जाए, इसको लेकर के भी कदम उठाया गया है। दूसरी अहम जानकारी ये इस वक्त आ रही है कि एनटैगी NTGI जो है इस वक्त जो है मीटिंग कर रही है बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के। आज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा ये मीटिंग क्योंकि अगर वो रिकमेंडेशन कर देते हैं तो सरकार जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीन को हरी झंडी दे दे। और जो हालात ओमिक्रॉन को लेकर अभी बने हुए हैं भारत में, लगातार ये बढ़ता जा रहा है केस। देखिए, ये जरूर है कि एक ऐसी खबर जरूर हम इसको कह सकते हैं कि अभी तक नहीं मान सकते क्योंकि इसमें सीवियरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन इससे हमें इसको नकारा भी नहीं जा सकता है क्योंकि केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हर राज्य सरकार को कहा गया है
कि सर्विलांस बढ़ाइए और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तुरंत भेजिए, ताकि तुरंत से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह जो है वो जल्दी से जल्दी की जा सके और तुरंत कदम उठाया जा सके। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो लगातार कोऑर्डिनेशन बनाना ही होगा। साथ ही साथ आम आदमी को भी समझना पड़ेगा यहाँ पर कि देखिए ये नया वेरिएंट है, पूरी जानकारी नहीं है इसको लेकर के, अभी और भी इसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि इसकी सीवियरिटी क्या होगी। तो ऐसे में जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको तो अपनाना ही है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार जो नए गाइडलाइंस दे रही है उसको भी फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि सबके सामने एक बड़ी चुनौती है। ये पूरे विश्व के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि अभी इसकी स्टडी हो रही है। तो इसीलिए देखिए विपनेश, जाहिर तौर पर इस वक्त चिंता बड़ी है और इस चिंता को निपटा तभी जा सकता है जब कोऑर्डिनेशन सरकारों का सही होगा और आम लोग जो है इसमें थोड़ा सहयोग देंगे। एकदम सही बात आपने पल्लवी झा कही है। इस बात पर हम लगातार जोर दे रहे हैं कि गाइडलाइंस तो बनी है, लेकिन पालन तो आम जनता को ही करना है, और नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। केजे श्रीवत्सन, क्या महाराष्ट्र में हमने देखा था बुरा हाल था पिछली बार, अब क्या राजस्थान में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल एक साथ 9 लोगों में ओमिक्रॉन के यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए। आज 2 लोगों में और इसी के संदिग्ध लक्षण पाए गए, जिसमें यूक्रेन से आई एक 19 साल की युवती भी शामिल है, जबकि जो दूसरा मरीज है वह वही है जो इस परिवार के संपर्क में आया था, जो कि पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटा था 25 तारीख को, और उसके बाद उसने एक के बाद एक 8 लोगों को यहाँ पर संक्रमित किया। सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन की कमी, जिसकी बात अभी पल्लवी भी कर रही थी। ये परिवार जब 25 तारीख को दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गया था, उसके बाद जयपुर पहुंचा, पूरे 7 दिन तक अपने रिश्तेदारों से मिलता रहा, शादी विवाह के कार्यक्रमों में भाग लेता रहा, लेकिन तब तक उनकी कोई रिपोर्ट भी यहाँ पर नहीं थी। वो तो इनके संपर्क में आने वाले इनके एक रिश्तेदार की जब टेस्टिंग हुई तब पता लगा कि ये लोग भी संक्रमित हैं, और उसके बाद इन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई और उसमें से 9 लोग संक्रमित कल पाए गए हैं, और आज की 2 रिपोर्ट और है जो इनके संपर्क में है, और एक यूक्रेन से आने वाली, जो कि हाई रिस्क कंट्री माना जाता है, वहां से आई एक 19 साल की युवती का जीनोम सीक्वेंसिंग आज दोपहर के बाद तक आ जाएगा। उसके बाद पता लगेगा कि कितना है। लेकिन डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि यह सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, जिससे लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। अब डॉक्टर खुद अपने लिए तीसरी डोज की लगाने की मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि फरवरी महीने में डॉक्टर जितने भी थे, मेडिकल स्टाफ थे, उन्हें डोज लगी थी और उसके बाद ये गैप लंबा हो गया है। तो अपने लिए सुरक्षा के लिहाज से वे तीसरी डोज की डॉक्टर अब मांग करने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS में। ये वही अस्पताल है जहां आपने मरीजों को तड़पते पिछली बार देखा था दूसरी लहर के दौरान, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर 7,000 ऑक्सीजन सिलेंडर हर रोज बनाए जा सकेंगे। इसी तरह का प्लांट किया गया है। अलग से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों के इलाज के लिए एक पूरा ब्लॉक रखा गया है। तो तमाम तरह की सुविधाएं की गई है, लेकिन अब लोगों में लापरवाही जरा भी कम नहीं हुई है। लोग अभी भी कोविड ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, इसी पर हम न्यूज़ 24 पिछली बार भी जोर देता रहा, इस बार भी हम जोर दे रहे हैं। जो केजे श्रीवत्सन कह रहे हैं, प्लीज लापरवाही मत कीजिए, आप समझदार हैं, अपनी समझदारी दिखाइए। डॉक्टर एल तोमर सर, मैं आपके पास आ रही हूं, क्या ये शुरुआत डेल्टा वाली ही है ओमिक्रॉन की? देखिए विपनेश जी, जिस तरीके से ये ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड शुरू हुआ है और बाकी देश में ये लगभग 41 कंट्रीज में पहले ही स्प्रेड हो चुका है, तो इसमें बिल्कुल भी इसे लाइटली लेने का जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ प्रिवेंशन का ही जरूरत है। हमारी सारी मशीनरी, सारी फंक्शनरीज पहले से ही तैयार है और हमारे पास सारी सुविधाएं मौजूद है। इसमें इस वक्त इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, पहले वायरस से 6 टाइम्स ज्यादा है। ये मानना कि इसकी सीवियरिटी कम है, ये हमारी आई थिंक नादानी होगी। इसे इतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सीवियरिटी एकदम ही बढ़ेगी तो बहुत तेजी से स्प्रेड होगा, तो कहना मुश्किल हो जाएगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हमें बिल्कुल अपना जो सेकंड वेव आई थी डेल्टा की, उससे सबक लेना चाहिए। हमें बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करके रखना है, चाहे वैक्सीन लगी है, वैक्सीन नहीं लगी है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज रखना है, और जनता को भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और गवर्नमेंट को भी ये बाकी अस्पतालों को और जनता को दिशा निर्देश दे देना चाहिए कि हमको बिल्कुल इसी तरीके से मान के चलना है कि ये थर्ड वेव का आगमन भी हो सकता है, और ये वेव
डेल्टा की जैसे सेकंड वेव आई थी सीवियर भी हो सकती है, तो हमें अभी ये नहीं मानना चाहिए कि ये ऐसी सीवियर नहीं होगी या वायरस ज्यादा है लेकिन सीवियरिटी नहीं है। ठीक है, बिकॉज जितने भी है लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लोगों को सावधानी भी है, लेकिन अगर ये तेजी से बढ़ी तो फिर हमें सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स के लिए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हाई रिस्क केसेस हैं, उनके लिए वैक्सीन का प्रावधान होना चाहिए, बच्चों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए और हमें इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज अभी सिर्फ 21 केस आए हैं, लेकिन अगर ये वायरस आप जानते हैं अगर बहुत तेजी से स्प्रेड करता है तो 21 के 21,000 और लैक्स होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इस बार हमें बिल्कुल भी, पहले भी हम मान के बैठ चुके थे सेकंड वेव के टाइम भी, ये नहीं आया है, बहुत ही वीक वायरस है, लेकिन ऐसा हमें मान के नहीं चलना चाहिए और हमें पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए सो दैट हमें फिर से वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और हम सतर्क रहें। हमारी कोऑर्डिनेशन भी गवर्नमेंट का, हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, सेंट्रल स्टेट का एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर यतिन, डॉक्टर एल तोमर मुझे लग रहा है एकदम सही कह रहे हैं, एकदम, क्योंकि अभी रिसर्च जारी है, हमें यही नहीं पता सीवियर होगा नहीं होगा, तो हम लापरवाही नहीं बरत सकते। सर आप पेशेंट को क्या बता रहे हैं, हॉस्पिटल्स में किस तरीके की अब फैसिलिटी है, किस तरीके की गाइडलाइंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, वैक्सीन मेजर वस्तु यह है कि सबको वैक्सीन लगाना चाहिए और मेरे ख्याल से आज जो गवर्नमेंट की मीटिंग एक्सपर्ट्स की हो रही है वो भी यही कहेंगे कि वो बूस्टर डोज अब लगना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स को और जो हाई रिस्क मरीज हैं उनको लगाना चाहिए। हमें इतना मालूम है कि ये वायरस स्प्रेड ज्यादा करता है, हमें ये मालूम नहीं है, जैसे डॉक्टर तोमर ने बताया कि ये ज्यादा खतरनाक है कि नहीं, ये अभी नहीं मालूम क्योंकि अभी बहुत जल्दी है, अभी वो रिजल्ट ही नहीं आए। इसलिए इतना मालूम है कि ये ज्यादा फैलता है और ये अगर हमारे वहां फैल गया तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें ये अभी किसी को नहीं मालूम कि जो इसकी दवाइयां हैं, इसकी मेडिसिन है, इसकी थेरेपीज है, एंटीबॉडीज वगैरह, वो कितनी इफेक्टिव होगी इसके विरुद्ध, ये अभी नहीं मालूम। हम सोचते हैं कि शायद इफेक्टिव रहे, लेकिन ये भी मालूम है कि वैक्सीन, सर ये डेल्टा जैसी स्थिति नहीं लग रही है क्या आपको? जब हम और आप उस वक्त डिस्कशन कर रहे थे तब भी इसी तरीके का डिस्कशन कर रहे थे कि क्या ट्रीटमेंट होगा, कितना सीवियर होगा, रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। फर्क यह है विपनेश जी कि डेल्टा के टाइम ज्यादातर हमारी जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगा था, अब काफी लोगों को वैक्सीन लग चुका है, इसलिए जिनको वैक्सीन दूसरा शॉट नहीं लगा वो सबको लगवा देना चाहिए। दूसरी वैक्सीन अवेलेबिलिटी भी अब काफी बढ़ गई है और पिछली बार डेल्टा में हम गलत तरह से पकड़े गए थे क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज पूरे देश में हुई थी और रेमडेसिविर और ये सारी जो थी शॉर्टेज थी, सप्लाई प्रॉब्लम था, वो अब इस वक्त नहीं है। इसलिए इस वक्त हमारी तैयारी ज्यादा है, लेकिन ये भी सही है कि दूसरी वेव के बाद हमने ढील छोड़ दी थी, लोग अपना घूम रहे हैं। आप देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अभी नहीं हो रहा, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। हम सबको मालूम है कि कोई भी वायरस जो है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से उसका स्प्रेड कम होगा, इसलिए ये हमें मालूम है। वैक्सीन से भी इफेक्टिव होगा, कितना इफेक्टिव थोड़ा कम होगा लेकिन इफेक्टिव होगा। तो जो चीज हमें मालूम है वो तो हमें करनी चाहिए। अब ये दिल्ली और बंबई में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वहां एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, लेकिन आप देखिए जयपुर में शादी का सीजन है, बहुत लोग बाहर से जयपुर आते हैं, टूरिस्ट सीजन है वो भी जयपुर में आते हैं, इसलिए हमें हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सख्ती वही बरतनी होगी जो दिल्ली के एयरपोर्ट पे हो रही है। और अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे सही किया है उन्होंने कि जो हाई रिस्क कंट्रीज है उनका अलग से उन्होंने टेस्टिंग की जगह बनाई है जिससे वो लोग बाकी लोगों से मिक्स ना हो। लेकिन दूसरी वेव के बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी डील छोड़ दी थी, वो टेस्टिंग और वो सब नहीं हो रहा था, जो ट्रेसिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बिल्कुल डील छोड़ दी थी। वो इस वक्त हमें बिल्कुल जरूरी है कि वो हम करें जिससे वो स्प्रेड ना करे। बढ़ेगा नंबर जरूर बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ना बढ़े और हमारे कंट्रोल के बाहर ना चीज जाए, इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली करनी चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं डॉक्टर यतिन आप, हम पहले से तैयार हैं लेकिन लापरवाही फिर भी हम नहीं बरत सकते बिल्कुल भी। और जिन लोगों को वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है, जिन लोगों ने नहीं ली है, नहीं बनने का जो मन आप बना चुके थे उसको बदल दीजिए, वैक्सीन ले लीजिए। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया उनके लिए ज्यादा घातक हो सकता है नया वेरिएंट। बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर राजीव रंजन, हम बूस्टर डोज की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चों को तभी वैक्सीन लगना शुरू भी नहीं हुआ है, ये चिंता की बात है ना? विपनेश गुड आफ्टरनून। मैं सेकेंड वेव और थर्ड वेव में एक तुलनात्मक अगर स्टडी किया जाए तो ये देखा जाएगा कि सरकार इस बार थोड़ी ज्यादा तत्पर है
मीडिया जागरूक है और लोग लापरवाह हैं, जो कि हमें सुधारना पड़ेगा। अभी काफी शादियों का मौसम है, 25 लाख शादियां प्लान्ड है जहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो रहा है। जहां तक हम बूस्टर डोज की बात करें, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी ने कहा है कि 50 माइक्रोग्राम बूस्टर डोज के साथ वो 6 to 8 वीक्स में तैयार रहेंगे और हमारे देश में भी बूस्टर डोज की जरूरत। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मीडिया को तो पहले से पता है कि सेकेंड डोज बहुत सारे लोगों ने नहीं ली है। आज भी हमारे जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के नंबर हैं वो काफी हाई हैं, जबकि सेकेंड डोज कंप्लीशन अभी नहीं हुआ है। लोग थोड़े से लापरवाह हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से जिन तक ये आवाज पहुंचती है, कृपया करके आप सेकेंड डोज लें और सरकार से आग्रह करूंगा कि आप बूस्टर डोज की तैयारी करें। हमें लापरवाह नहीं होना है। हम बेहतर तैयार हैं सेकेंड वेव। पिछली बार हम अचानक पकड़े गए थे, हम इस बार तैयार जरूर हैं, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विपनेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। बच्चों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? जी, बच्चों के लिए तो हमारी गाइडलाइंस अब शायद हमेशा के लिए है, ये पेंडेमिक है या एंडेमिक है, बट हम हमेशा अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि ये आप अपने स्वभाव में लाइए। जो बचाव हम बच्चों को कोविड के दौरान कर रहे हैं, इसे हमें अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। और साथ में जो प्रोटीन, पौष्टिक तत्व है, विटामिन सप्लीमेंट्स है, विटामिन सी है, इनका हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग होना चाहिए। हमें अपने बच्चे की इम्यूनिटी को जरूर ध्यान देना चाहिए। ये हमेशा के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि कोविड चला गया है, वायरल इन्फेक्शन आते रहेंगे, इसके स्वरूप बदलते रहेंगे, म्यूटेशन होता रहेगा, वायरस आते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने स्वभाव में इसका बदलाव कर लेंगे, मुझे लगता है कि हम किसी भी तरह के वायरस के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो हमारे समाज जी पल्लवी, डॉक्टर सही कह रहे हैं एकदम। म्यूटेशन होता रहेगा इस वायरस का, लेकिन हमें तैयार रहना है। अब चिंता उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ गई जिन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं लिया। पल्लवी, देखिए, जाहिर तौर पर चिंता उन लोगों के लिए ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अभी तक जो भी आप केस देख रही हैं उसमें आपको देख रहा है कि वैक्सीन ब्रेक थ्रू है, यानी दोनों डोज लेने के बावजूद भी ओमिक्रॉन हो रहा है। ऐसे में देखिए, सिम्टम जरूर देखा गया कि माइल्ड दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जिनको बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगा है, वो ओमिक्रॉन का जो असर है वो किस तरीके से उस पर होगा, इस पर अभी स्टडी हो ही रही है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है लगातार कि ये चिंता बड़ी हो सकती है और इसलिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक आपने सवाल किया बूस्टर और बच्चों को लेकर के, तो आपको बता दूं कि आज नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है उसकी बैठक चल रही है। यह बैठक इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि यही रिकमेंड करेंगे सरकार को कि अब बूस्टर डोज और बच्चों को डोज देना ज्यादा जरूरी हो गया है। बच्चों को लेकर ये कहा जरूर गया कि उनमें सिम्टम ज्यादा नहीं है, उनमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैरियर के तौर पर काम कर सकते हैं। यानी अगर उनको इस तरीके का वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन है वो अगर उस चपेट में लेता है तो हो सकता है कि उन बच्चों में असर उतना ना हो, लेकिन वो किसी और को नुकसान कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस बात को लेकर कहा भी गया कि बूस्टर डोज देना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि एल्डरली और बाकी जो एज ग्रुप है जो कि जिसमें कोमॉर्बिडिटी है, उसमें काफी लंबा गैप होने के बाद एंटीबॉडीज शायद कम होने लग रहे हैं, तो इसीलिए बूस्टर डोज देना भी बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है DCGI के सामने जो है एक वो रखा है, अपना लेटर रखा है कि उनको परमिट किया जाए। हालांकि आज ये तय होगा कि ये रिकमेंडेशन होता है या नहीं होता है। इसलिए देखिए, सरकार की तरफ से जो भी तैयारियां हैं वो लगातार हो रही हैं और जो भी कोविड ग्रुप है वो भी अपनी तरफ से काम कर रही हैं कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी और रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि ओमिक्रॉन का जो खतरा देश पर मंडरा रहा है या एक तरीके से कहे कि खतरा आ चुका है और इसको टालने की हमें जरूरत है, तो कैसे निपटा जा सके। तो देखिए, तमाम कवायदें हो रही है, लेकिन आपने जैसा कहा कि ऐसे में लोगों को ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत है। इस वक्त अपने आप को जो भी बाहर निकल रहे हैं, तो देखिए जो मास्क पहन रखा है हमने, जिसे हम अपना कहते हैं कि ये जो मेरा अपना सुरक्षा कवच है, इसको बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास गैदरिंग से बचने की जरूरत है। विपनेश, आपने सुना केजे श्रीवत्सन, पल्लवी को एक एक बात सही है, तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, वो भी ठीक है। लोग तो जागरूक होंगे, लेकिन अभी वक्त है धरातल पर कैसे इंप्लीमेंट होंगे वो दिशा निर्देश जो प्लान बन रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर से लेकर सरकार से लेकर नीचे अधिकारियों तक, वर्कर तक, सभी की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। राजस्थान के लिए भी चिंता की बात है।
जी विपनेश, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब राजनीतिक दल ही कोरोना स्प्रेडर बन जाए तो उसे क्या कहा जाए। कल हमने देखा था जयपुर में अमित शाह की रैली थी, 30,000 से भी ज्यादा लोग आए। 12 तारीख को कांग्रेस की बड़ी महंगाई हटाओ रैली, राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर की रैली होने वाली है, फिर से भीड़ जुटेगी। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा यह जनहित का मामला ही नहीं है और याचिका खारिज कर दी गई इन रैलियों पर रोक लगाने की। तो अब जिम्मेदारी आम लोगों पर है, क्योंकि सरकार अपनी जगह अपनी ओर से जितनी कोशिश हो सक रही है वो कर रही है, लेकिन आम लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार की व्यवस्था अस्पताल पहुंचने के बाद ही होगी। और आपकी ऑडियो में केजे कुछ प्रॉब्लम है कि सभी लोगों को तमाम ठीक कराते हैं, इसको दुरुस्त कराते हैं। डॉक्टर एल तोमर, आपके पास आ रही हूँ सर। दक्षिण अफ्रीका, अभी जो मेरे पास लिस्ट है केसेस की 227, इंग्लैंड 170 और उसके बाद जिम्बाब्वे थर्ड नंबर पे है 50। आप इन 3 कंट्रीज का हाल देख लीजिए सर, तेजी के साथ यहाँ मामले बढ़ रहे हैं, बट लोग कह रहे हैं कि थोड़ी राहत की बात इसमें यह है कि कोई डेथ केस नहीं है। आपने बिल्कुल विपनेश जी बिल्कुल सही कहा। अभी सीरियस केसेस नहीं है, डेथ्स भी नहीं हुई हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये मान के चलना कि नहीं होगा या सीवियरिटी ज्यादा नहीं होगी, ये हमारी बहुत ही आई थिंक होगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस इन्फेक्शन को, क्योंकि हम एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन पहले ही फेस कर चुके हैं विच वाज आउट ऑफ कंट्रोल, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, ना हॉस्पिटल के, ना स्टेट के, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, किसी भी कंट्रोल में नहीं था। सब भगवान भरोसे हो गया था एक टाइम पे, और उससे हमने सबक लिया है दूसरी वेव से। अभी सीवियरिटी नहीं है, तो इसका मतलब हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जैसे डॉक्टर मेहता ने भी कहा था कि अभी इसके बारे में हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है कि सीवियरिटी कितनी होगी, क्या ट्रीटमेंट होगा, अभी भी हम नहीं जानते कि अगर इसकी सीवियरिटी कम है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट तो अभी भी नहीं है। वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी या कितनी इफेक्टिव नहीं है, ये भी अभी हमें जानकारी नहीं है। तो हमारे पास जो बच जाता है वो यही है कि जो हमारा भीड़ रैलियां हैं, जो इकट्ठा होने वाली भीड़ है, उन्हें किसी तरीके से रोक लगानी चाहिए। अभी जैसे बताया कि गवर्नमेंट तो रोक लगा नहीं रही है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल रैलीज तो होंगी, लेकिन हमारे जो फंक्शन होते हैं, जो कि मैरिजेस हैं, बाकी और फंक्शन है, जैसे कि फिर फिजिकल मीट्स और फिजिकल इवेंट होना शुरू हो गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ये पिछली बार भी तुलना हुई थी, आम जनता ये कहने लगी थी जब नेता नहीं रुक रहे तो फिर हम कैसे रुकेंगे। गाइडलाइंस बनाने से कुछ नहीं होता, अपना एग्जाम्पल खुद सेट करना पड़ेगा बड़े नेताओं को। मैं आ रही हूं और डॉक्टर यतिन, ये दर्शक का एक सवाल है, मैं जानना चाहती हूं, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स से मिलता जुलता है कोविड का ये जो लक्षण है, ये नए जो आया है, इसको कैसे समझें? देखिए, क्लिनिकली सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं है। क्लिनिकली तो आप देखिए कि कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा में भी ज्यादा डिफरेंस मुश्किल होती है। माइल्ड फॉर्म ऑफ जो कोविड-19 होता है वो फ्लू की तरह ही सिम्टम्स होते हैं, जिसमें थोड़ा बुखार होगा, बदन में दर्द होगा, नाक बहेगी। ज्यादा सीवियर कोविड में वो टिपिकल साइंस आते हैं जहां आपको आपका टेस्ट और आपकी स्मेल की वो चली जाती है सेंसेशन, पर लेकिन वो तो ज्यादा सीरियस केसेस में होते हैं। माइल्ड केसेस के सिम्टम्स दोनों सिमिलर ही है, और ओमिक्रॉन में कहते हैं कि सिम्टम्स थोड़े माइल्ड है, जिससे गले की खराश ज्यादा है इन लोगों में, माइल्ड फीवर रहता है और रनिंग नोज वगैरह ज्यादा नहीं होता है इन लोगों में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, पर उससे ज्यादा नहीं। आपको अगर गले में लग रहा है कुछ और बुखार है और नाक बह रही है तो डॉक्टर के पास जाइए और वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि टेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं। डॉक्टर राजीव, ये प्रॉब्लम पिछली बार भी थी, खैर अब थोड़ा हम अवेयर हुए हैं, इन्फ्लुएंजा का मौसम है, केसेस वो भी आ रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे करें घर बैठे लोग, ये बड़ी बात रहेगी। देखिए विपनेश, जहां तक सभी को पता है कि इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस या किसी भी वायरल में सिम्टम्स तो सेम ही होते हैं। पिछली बार सेकेंड वेव में मैंने ऐसा पाया था कि जो पेशेंट्स घर पे थे और उन्होंने अपने चिकित्सक की सलाह सही समय पे नहीं ली, तभी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए। मैं चाहूंगा कि आप अपने चिकित्सक के संपर्क में जरूर बने रहें और अपने जो भी हमने सेकेंड वेव से सीखा है कि हमें जो सप्लीमेंट्स लेने हैं, हाइड्रेशन लेना है और अपना जो रेगुलर वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी है, उस पर आप जरूर ध्यान दें। अगर आप किसी अंडरलाइंग डिजीज से शिकार है, उससे आप उसकी ट्रीटमेंट में है, तो आपको अपने चिकित्सक के बिल्कुल संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि इसकी डिटोरिएशन काफी, कॉम्प्लिकेशंस काफी भयावह होती है जो हमने देखा है। बाकी मतलब ज्यादा दिन तक वेट ना करें, अगर 1-2 दिन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल।
पिछली बार आपने देखा होगा बहुत सारे हार्ट कॉम्प्लिकेशन से डेथ हुई है। मुझे लगता है इन लोगों ने अपने वाइटल्स, पैरामीटर्स, ब्लड टेस्ट सही समय पे नहीं कराए, और जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ऐसे मरीजों को संभालना मुश्किल होता है। अस्पताल में भी चिकित्सा की, आप जैसे हमारे दोनों गेस्ट ने कहा था कि इसमें ट्रीटमेंट पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं कभी भी, तो हमें हमेशा प्रिकॉशन पे ही ज्यादा ध्यान देना। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। डॉक्टर एल तोमर, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। ये आपने देखा था सर दौर, इसके आप भी कहते हैं डॉक्टरी भाषा में कि एक दिन में खाने से कुछ नहीं होता है। तब राशन से घर भर लिए थे, सब्जियां, विटामिन सब कुछ खरीद कर ले आए थे, और फिर जब थोड़ा सा रिलीफ हुआ, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो खाना पीना लोगों का छूट गया होगा, ज्यादातर लोगों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शुरुआत से अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करें जिसमें सब कुछ हो। एक दिन में खाने से नहीं होगा कुछ कि अब चलिए ओमिक्रॉन आ गया तो फिर खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कहा विपनेश जी आपने। जब कोविड वाला टाइम था उसमें लोगों ने डाइट पे भी बहुत ध्यान दिया था, एक्सरसाइज पे भी बहुत ध्यान दिया था, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की थी, लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो गया था। लेकिन धीरे धीरे सब लोग उसी सेम ढर्रे पे ही आ गए हैं। एक दिन में विटामिन सी खाने से या प्रोटीन्स लेने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि वो अपनी डाइट पे ध्यान रखें, मतलब इम्यूनिटी, एक्सरसाइज, सारी चीज है ना, स्ट्रेन कम करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट पे ध्यान देना है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वायरल इन्फेक्शंस तो आते हैं, आते रहेंगे, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें अपना इसे स्प्रेड को रोकना है किसी भी तरीके से। भीड़ से जाने से, ट्रैवल से बचना है, भीड़ से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, हैंड क्लीनिंग पे बहुत विशेष ध्यान देना है। स्प्रेड किसी भी तरीके से रुकना चाहिए कि अगर वायरस की इन्फेक्टिविटी इतनी है, किसी तरह से बढ़ सकता है, तो एटलीस्ट हमें टाइम मिलेगा उसे कंट्रोल करने के लिए। अगर हम ये सारी चीज पर ध्यान नहीं देंगे और अचानक ही स्प्रेड हो जाएगा, नंबर ऑफ हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे वो ओवरसीड करेगा, तो देन इट मे क्रिएट ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सारी चीज यही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना होगा, हमें अपने एक्सरसाइज पैटर्न पे भी ध्यान देना होगा, और हमारा जो बिहेवियर है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सारा इससे संज्ञान लेना जरूरी है कि वैक्सीनेशन पे और ध्यान दे, बूस्टर डोजेज पे ध्यान दे, बच्चों का वैक्सीनेशन ध्यान होना चाहिए, और बाकी हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि इन केस जैसे आते हैं, उनका ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है, उनका केस फाइंड आउट करना, उनका ट्रैवल हिस्ट्री देखना, है सारी चीज पे ध्यान देना जरूरी है, सो दैट हम फिर ऐसी सिचुएशन में ना जाए जैसे कि हम सेकंड वेव वाली सिचुएशन में आए थे। बस इसी से बचना है सर। डॉक्टर तोमर, सरकारें कर भी रही हैं, बस मिलके सबको साथ देना है और हम बच जाएंगे। वक्त की कमी है। आप तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी और केजे श्रीवत्सन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आपको अपनाना है, लेकिन जो सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सेहत। आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा तो आप फाइट कर लेंगे इस नए वेरिएंट से, इस वायरस से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।